हेलो एवरीवन। प्रीवियस अंक में हमने प्रत्यय पर चर्चा की थी और व्याकरण का आज एक नया विषय हमारे पास चर्चा के लिए है, समास। कक्षा 8 में आपने समास पढ़े थे। आप परिभाषा से भी भली भांति परिचित हैं, भेद भी जानते हैं और उनके उपभेदों से भी आप भली भांति परिचित हैं। परंतु फिर भी चूंकि हमारी नई क्लास है, अपग्रेड हुए हैं, आप क्लास 9th में आए हैं, परिभाषाएं वही रहती हैं, बस थोड़ा रूप उनका व्यापक हो जाता है। थोड़ा सिलेबस तो ज्यों का त्यों, परिभाषाएं आप संज्ञा की यदि पढ़ेंगे तो वही रहेगी। हाँ, इसमें थोड़ा व्यापक इनका दायरा बढ़ जाता है, तो इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम सभी विषयों को, जो भी हमारे व्याकरण से संबंधित विषय हैं, उनको एक बार हम डिस्कस कर लें। आज का हमारा विषय समास। समास से तात्पर्य होता है एक से अधिक शब्दों को एक शब्द में संक्षिप्त करना। हम इसे संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं और समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सामासिक पद भी कहते हैं हम उसे, समस्त पद भी कहते हैं हम उसे। अब समास के लिए कितने पद आवश्यक हैं? अभी मैंने बताया, समास के लिए 2 पदों का होना आवश्यक है। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे माखन चुराने वाला, माखन चुराने वाला। अब जब हम इसका समास या इसको हम सामासिक पद में परिवर्तित करते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो ये कहलाएगा माखन चोर। इसमें चुराने वाले की जगह हमने इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया, चोर शब्द इसके लिए हमने यहां प्रयुक्त किया है, माखन चोर। 10 हैं आनन, जिसके आनन मुख को कहते हैं, दशानन। तो ये इस तरीके से हम समस्त पद बनाते हैं और इसी को हम शब्दों का संक्षिप्तीकरण अर्थात समास कहते हैं। इसके बाद आवश्यक हो जाता है जानना सामासिक पद क्या है। हालांकि मैंने अभी इस उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट किया है, परंतु दोनों पदों के मेल से, सामासिक पद की परिभाषा दोनों पदों के मेल से बने समस्त पद या सामासिक पद को हम इस एक उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। पूर्व पद, उत्तर पद। आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। पूर्व पद, पूर्व पद में हम लिखेंगे कमल और उत्तर पद में हम लिखेंगे नयन। या माखन चोर ही ले लेते हैं, जो पहले एग्जांपल दिया हमने, माखन चुराने वाला, अर्थात इसकी जगह हमने लिया चोर। तो ये हमारा पूर्व पद और ये उत्तर पद है, पहला पद और दूसरा पद। देश के लिए भक्ति, देश भक्ति, देश पूर्व पद होगा और भक्ति उत्तर पद होगा। यहां तक आपको भली भांति ये स्पष्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है समास विग्रह। यानी अभी तो हमने 2 शब्दों के संक्षिप्तीकरण को करके एक सामासिक पद बनाया, समस्त पद बनाया। अब समस्त पद से विग्रह करना। समास विग्रह की परिभाषा है जब समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके हम उसे पहले जैसी अवस्था में ले आते हैं, उसका विग्रह कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद वही लेंगे हम, माखन चोर,
इसको हम विग्रह करते हैं। विग्रह में आएगा पूर्व पद और उत्तर पद। माखन चुराने वाला, यानी चोर। क्लियर हो गया कि समास विग्रह हम किस तरह करते हैं। इसमें हम ले लेते हैं सुख दुख। सुख और दुख द्वंद्व समास का आता है। खैर एक एक की परिभाषा मैं आगे आपको स्पष्ट करूंगी। अब आ जाते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? हम 6 भेद पढ़ते हैं। वैसे बेसिकली 4 भेद होते हैं और एक के फिर 2 उपभेद होते हैं, परंतु हम जनरली 6 ही पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के भी उपभेद होते हैं। फिर तीसरा है कर्मधारय समास। और इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु के बाद आता है द्वंद्व और अंत में आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार हमने ये जान लिया कि हमारे कितने भेद होते हैं। अब हम एक एक की परिभाषा और उसके उदाहरणों पर आगे बढ़ते हैं। यस, पहला उदाहरण है, पहला हमारा समास का भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में 2 पद, बाकी सभी समासों की तरह 2 पद होते हैं और पहला पद इसमें प्रधान होता है, वही अव्यय भी होता है। और जब समस्त पद के रूप में हमारे सामने आता है नया शब्द सामासिक पद, तो वह भी अव्यय ही होता है। जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला है यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार। यथा और शक्ति, पूर्व पद इसमें शक्ति होगा और उत्तर पद यथा। और दूसरा है प्रतिदिन, प्रति और दिन। प्रति उत्तर पद और दिन पूर्व पद। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पहला पद यथा और प्रति, ये दोनों अव्यय हैं। इन अव्ययों के योग से ही यहां समस्त पद के रूप में ये नया शब्द हमारे सामने आया है। अतः इन दोनों समस्त पदों में या यहां अव्ययी भाव समास है। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। पहले में हमने अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान था और अव्यय भी था, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद की प्रधानता होती है। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच में जो भी कारक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, उसे प्रसर्ग भी कहते हैं, या प्रसर्ग प्रयोग किया जाता है, वह लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वह रहता नहीं है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है देशभक्ति, और राष्ट्रपिता। इन दोनों उदाहरणों में पूर्व पद है क्रमशः देश और राष्ट्र, और उत्तर पद
भक्ति और पिता। समास विग्रह क्या बना? देश के लिए भक्ति और राष्ट्र का पिता। अर्थात जब हमने ये समस्त पद बनाया तो देश के लिए भक्ति यानी के लिए कारक चिन्ह का यहां लोप हो गया और इसमें का कारक चिन्ह का लोप हो गया, तो यहां पर तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिन समस्त पदों के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कई बार इसमें विशेषण विशेष्य के अलावा विशेष्य विशेषण का भी होता है, तो वहां कर्मधारय समास होता है। उदाहरण है नीलकंठ। और दूसरा समस्त पद है महादेव। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्रोधाग्नि है, मुखाग्नि है, अन्य अनेक एग्जाम्पल्स हैं, पर मैं दो ही यहां ले रही हूं। नील पूर्व पद है और कंठ उत्तर पद। नीला है जो कंठ, यहां हमने प्रयोग किया जो नीला है जो कंठ। और महादेव में महा पूर्व पद, देव उत्तर पद, महान है जो देव। विग्रह बना महान है जो देव। इन दोनों समस्त पदों में हमने यह जाना देखा कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, अर्थात पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद अर्थात दूसरा पद विशेष्य है। इसीलिए इन दोनों उदाहरणों में यहां कर्मधारय समास है। नेक्स्ट आता है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद पढ़कर हमें समूह का बोध होता हो, 5 वटों का समाहार या 5 वटों का समूह पंचवटी, यानी पूर्व पद इसमें संख्यावाची हो गया और समस्त पद को पढ़ने से हमें समूह का आभास होता है। सप्त सिंधु, 7 सिंधु यानी समुद्रों का समाहार समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार या समूह, यानी पूर्व पद संख्यावाची। सबसे मुझे तो वैसे तो सारे ही सरल हैं समास। अव्यय की परिभाषा में एक बार रिवीजन आपको करवा देती हूं। पूर्व पद प्रधान होता है, वही अव्यय होता है। तत्पुरुष में परसर्ग का लोप होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य की स्थिति होती है और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद जब हम पढ़ते हैं तो उससे समूह का बोध होता है, तो वहां कर्मधारय समास होता है। सप्त सिंधु और नवग्रह मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं। अर्थात 7 सिंधुओं सागरों का समूह और 9 ग्रहों का समाहार। नेक्स्ट आता है, इन दोनों पदों में पूर्व पद संख्यावाची है और विशेषण और समस्त पद का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहां पर द्विगु समास है। नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। जैसे अव्ययी भाव समास में आपने देखा कि पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है, तत्पुरुष में देखा परसर्ग का लोप होता है और कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य की स्थिति
होती है, ऐसे ही द्वंद्व समास में दोनों पदों का बराबर महत्व होता है। द्वंद्व समास में कोई ना प्रधान होता, ना आश्रित होता, ना विशेषण विशेष्य की परिस्थिति होती, इनमें दोनों पदों की बराबर महत्ता होती है। जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके विग्रह में और एवं अथवा या आदि का प्रयोग किया जाता हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। दिन रात, सुख दुख, ऊंचा नीचा, माँ बाप, पाप पुण्य, राजा रंक, यानी अनेकानेक उदाहरण हमारे सामने हैं। और इसके बाद आता है अंतिम बहुव्रीहि समास। कई बार आप बोलते हुए इसको बहुव्रीहि बोलते हैं, तो उच्चारण में शुद्धता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो। गिनी हुई 4-5 बातें आप याद रखेंगे तो आप इसमें समास में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान अव्यय, दूसरे में परसर्ग का लोप होना तत्पुरुष में, तीसरा कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची, और द्वंद्व समास में दोनों पदों की बराबर महत्ता यानी दोनों ही प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान न होकर बल्कि जब ये दोनों पद मिलकर तीसरा एक नया शब्द जब बनता है, समस्त पद के रूप में हमारे सामने आता है, तो ये एक नए ही अर्थ का हमें बोध कराते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ मैंने इसलिए लिया है कि ये मैंने कर्मधारय समास में भी लिया था। नीला है कंठ जिसका, वहां हमने विग्रह किया था नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय समास होगा। और जब हम इसका विग्रह करेंगे, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, और एग्जाम में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो विग्रह दिया होता है उसी के अनुसार आपको समास का नाम लिखना होता है। वैसे तो आपके एमसीक्यू आते हैं, आपको केवल सेलेक्ट करना है उसमें कि कौन सा सही है, पर जब बच्चे विग्रह करके समास का नाम लिखते थे तो कई बार उसमें आधा आधा नंबर का आता था। विग्रह कर दिया कर्मधारय का और समास का नाम लिख दिया बहुव्रीहि, तो ऐसे में केवल आधा अंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस तरह की कोई गलती ना कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अंतिम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में दो तरह से अंतर है। कौन सा शब्द किस समास का उदाहरण है, यह हम विग्रह को देखकर पहचान लेते हैं। जैसा मैंने अभी नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात कर्मधारय समास, और नीला है कंठ जिसका अर्थात कि बहुव्रीहि समास। और दूसरा है कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य यानी तीसरा पद ही जो हमारे समक्ष नया सामासिक पद आता है वही प्रधान होता है। तो छात्रों, इस अंक में यहीं तक। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड-19 के प्रिकॉशंस का पालन कीजिए। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।